अभी तक हम लोग प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ रहे थे। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में हम लोग क्या पढ़ेंगे, कौन कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, है ना। डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन होगा, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बनेगा। और कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, कितना बनेगा, ये अभी तक तो नहीं पढ़ा, ठीक है ना। क्या बनेगा, लेकिन वो कितना बनेगा ये तो नहीं पढ़ा, तो वो आप पढ़ेंगे। यानी अभी तक जो भी पढ़े थे वो क्वालिटेटिव है, ठीक है, क्वालिटेटिव एनालिसिस कर लिए, ये हो गया पढ़, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव। अब इसकी पढ़ाई हो, ठीक है। क्वालिटेटिव पता कर लिए क्या क्या बनेगा, कितना कितना बनेगा, पहले पता कर ले क्या क्या खाएगा सब, फिर पता करेंगे कितना कितना खाएगा, ये भी तो पता चाहिए, हैं। पता चला रोटी खाएगा, चावल खाएगा, दाल खाएगा, सब्जी खाएगा, कितना कितना रोटी खाएगा, कितना सब्जी खाएगा, कितना चावल खाएगा, ये भी तो पता चलना होगा, ऐसे चलेगा, हैं। तो अब देखेंगे इलेक्ट्रोड पर कितना बनता है ना। आई बात समझ में। तो सबसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर कैथोड पर है, अभी लास्ट में सबसे लिए थे किसका, कॉपर सल्फेट का लिए थे ना। तो उसमें जो है कॉपर का आयन का रिडक्शन हुआ था ना, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, ठीक है। और एनोड पर क्या हुआ था, कॉपर जो है ठीक है, तो कॉपर आयन का रिडक्शन हुआ, ठीक है, कैथोड पर, और एनोड पर कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ। जब रिडक्शन हो रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन का यूज हो रहा है, ठीक है ना। और जब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, दोनों जगह 2 इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांजेक्शन, 2 इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है इलेक्ट्रोलिसिस के बीच में, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जब ये रिड्यूस हो रहा है या ऑक्सीडाइज हो रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांजेक्शन कर रहा है, एक 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, दूसरा 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांजेक्शन हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब इलेक्ट्रोलाइट से 2 ही इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है। इससे हमको पता चल गया कितना इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा है। हम चाहे जितना चाहे इलेक्ट्रिसिटी पास कराना, करंट ज़्यादा पास कराना हम चाहेंगे, लेकिन ये तो इलेक्ट्रोलाइट है ना, ये तो नॉर्मल कंडक्टर नहीं है, ये नॉर्मल कंडक्टर तो नहीं है ना, ये इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट से इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा है, वहाँ पर कितना इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा तो डिपेंड करेगा उसके आयंस पर। जैसे सिंपल वाटर लेते हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा नहीं, चाहे करंट कितना भी हाई क्यों ना दे। प्योर वाटर रहेगा, डिस्टिल्ड वाटर, प्योर डबल डिस्टिल्ड वाटर ले लेंगे, उससे इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा। पूरा करंट हाई दे देंगे, हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे, करंट पास करेगा नहीं ना करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि आयन सही नहीं। तो सिर्फ हमारे करंट पास कराने से नहीं होता है, उस इलेक्ट्रोलाइट में आयन का प्रेजेंस कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना इलेक्ट्रिसिटी उससे पास करेगा। इसलिए अगर हमको पता चल जाए कि आयंस कितना है, आयंस के ऊपर चार्ज कितना है, 2 चीज़ पर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ आयंस और नंबर ऑफ चार्जेज ओवर द आयंस। मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट को भी कंसिडर करना है और नंबर ऑफ आयंस भी कंसिडर करना है। जब दोनों चीज़ हम कंसिडर करेंगे तब हमको पता चलेगा एक्चुअली उससे इलेक्ट्रिसिटी कितना पास हुआ, कितना इलेक्ट्रिसिटी वो कंज्यूम किया। हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएं, कंज्यूम तो उसको जितना ज़रूरत है उतना ही करेगा, समझ गए ना, जितना उसकी कैपेसिटी है उतना ही है। तो कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुआ ये हमको पता करना है, ठीक
ठीक है ना। इसके लिए हमको देखना पड़ेगा ऑक्सीडेशन में कितना इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है, रिडक्शन में कितना इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। आई बात समझ में। अब ना हमको पता चलेगा कितना टोटल चार्जेज इसमें पास हुआ। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, मूवमेंट ऑफ चार्ज और मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ तो इलेक्ट्रोलाइट है, तो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है या मूवमेंट ऑफ चार्ज होता है? मूवमेंट ऑफ चार्ज होता है। हम इलेक्ट्रॉन देते हैं, इलेक्ट्रॉन को कंज्यूम होता है या रिलीज होता है। इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या इसका मूवमेंट है, एक्सटर्नल सर्किट से इलेक्ट्रॉन जाता आता है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी का मूवमेंट होता है वो किसके थ्रू होता है, आयंस के थ्रू होता है। तो जब आयंस के थ्रू होगा तो नंबर ऑफ चार्ज उस पर देखना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, रिडक्शन होने में और ऑक्सीडेशन होने में कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट इन्वॉल्व है, किस मेटल का, नॉन मेटल का। आई बात समझ में। इसलिए हम लोगों को क्वांटिटी ऑफ चार्ज पता हो जाएगा, क्वांटिटी ऑफ चार्ज पता हो जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी कितना पास होगा पता चल जाएगा। तो क्वांटिटी ऑफ चार्ज को हम टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमको करंट मिल जाएगा, सही ना है। हाँ? तो यहाँ पर ये देखिए, किसी का भी एग्जाम्पल लेंगे तो ऐसा ही होगा, ठीक है। किसी का भी एग्जाम्पल लेंगे तो ऐसा ही होगा। अब जैसे वाटर का ही करना है तो वाटर का जो है ऑक्सीडेशन करें, ठीक है ना। वाटर का पहले रिडक्शन करा देते हैं तो क्या बनेगा, हाफ H2 प्लस OH माइनस, और ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, है ना। आई बात समझ में। तो अब जो है ये रिडक्शन हो गया, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, रिडक्शन हुआ। अब जब ऑक्सीडेशन होता है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, हाफ O2 प्लस 2H2, यही ना है, तो दोनों में कितना होगा, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। जितना ऑक्सीडेशन में इन्वॉल्व होगा उतना ही रिडक्शन में भी इन्वॉल्व होगा। सेम कंटेनर में है ये, उसी इलेक्ट्रोलाइट से पास कर रहा है, तो जितना इलेक्ट्रॉन का यूज होगा इलेक्ट्रोड के पास ऑक्सीडेशन के लिए, रिडक्शन के लिए, उतना ही ना आयंस जो है पास करेगा हमको इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू। क्योंकि जब तक इलेक्ट्रोलाइट में ही मूवमेंट नहीं होगा, जब तक इलेक्ट्रोलाइट में मूवमेंट नहीं होगा चार्ज का, तब तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगा। और 2 ही तरह का आयंस है ना, इलेक्ट्रॉन रिच होगा और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया केटायन, आयनाइन हो गया इलेक्ट्रॉन रिच, एनायन हो गया इलेक्ट्रॉन रिच, जिस पर नेगेटिव चार्ज हो इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, और केटायन हो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ऐसा इलेक्ट्रोड पर जाएगा जहाँ उसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके वो रिड्यूस हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन रिच क्या करेगा, वो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहता है, इसलिए वो उस इलेक्ट्रोड पर जाएगा जहाँ इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी है, वहाँ जाएगा, वो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा और अपने को जो है ऑक्सीडाइज कर देगा। आई बस में, और अपने को एलिमेंटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, क्लियर, या कोई दूसरा प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन दोनों में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो इन्वॉल्वमेंट है, डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं हो रहा है, डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं हो रहा है इलेक्ट्रोलाइट में, थ्रू आयंस हो रहा है, थ्रू आयंस हो रहा है। आई बात समझ में। तो जितना इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है वो थ्रू आयंस हो रहा है, लेकिन फ्लो तो हो रहा है। जितना इलेक्ट्रॉन का यूज हो रहा है कैथोड और एनोड पर, उतना ही इलेक्ट्रॉन ना इलेक्ट्रोलाइट से पास करेगा। तो इलेक्ट्रोलाइट में जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुआ है वो कितना कंज्यूम हुआ है कैसे पता चलेगा, अगर हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल जाए कि कितना कंज्यूम, कितना लॉस हो रहा है या, ठीक है। अच्छा, एक्चुअली हम लोग अब यहाँ पर और एक बात है, ये जो हम लोग बोलते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, मोलर। जो भी सिंबल है केमिस्ट्री में वो सारा 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है। ये जो कॉपर आयन है क्या है, 1 मोल है, 1 कॉपर आयन। ये जो कॉपर लिखा हुआ है ये 1 कॉपर नहीं है, ये 1 मोल ऑफ कॉपर, ठीक है ना। तो हर का अलग अलग होता है। अब जैसे सोडियम आयन को ही रिड्यूस होना है तो सोडियम आयन क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और सोडियम में कन्वर्ट हो जाएगा,
तो ये क्या है 1 मोल, ये भी 1 मोल, ये भी 1 मोल। आई बात समझ में? हाँ? अब जैसे ये है, ये वाटर क्या है, ये वाटर क्या है, दोनों 1 मोल है ना? हाँ? 1 मोल है। ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ 2 मोल। जो भी सिंबल है वो सारे के सारे क्या है, मोल में रिप्रेजेंट होता है। ये हाफ मोल हुआ, ये हाफ मोल हुआ, ये 1 मोल हुआ, ये 2 मोल हुआ। 2H प्लस है 2 मोल, 1OH माइनस है 1 मोल। ये हाफ मोल है ऑक्सीजन का, ये हाफ मोल है हाइड्रोजन का, ठीक है ना? तो 1 मोल वाटर को रिड्यूस करने के लिए 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ता है, और 1 मोल वाटर जब ऑक्सीडाइज करता है तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। आई बात समझ में? तो एक्चुअली इन्वॉल्वमेंट इलेक्ट्रॉन का है। तो हमेशा ये देखेंगे कि 1 मोल को रिड्यूस करने में कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर, या 1 मोल सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होने में कितना इलेक्ट्रॉन रिलीज। समझ गए? वही तो हुआ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम। ऑक्सीडेशन में जितना इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा और रिडक्शन में जितना इलेक्ट्रॉन कंज्यूम होगा, यही हुआ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। आ गई बात समझ में? तो ये तो डिपेंड करता है कि किसमें कितना मोल कंज्यूम होगा, अलग अलग है। अब जैसे हम लेंगे एल्यूमिनियम को, अगर ये एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज होगा तो ये 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। ये 1 मोल हो गया, ये भी 1 मोल हो गया, और ये 3 मोल हो गया। अब अगर हम एल्यूमिनियम आयन का रिडक्शन कराएंगे तो ये 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का खर्च हो जाएगा और 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम मिल जाएगा। ये 1 मोल, 3 मोल। यानी अल्टीमेटली हमको क्या देखना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज इन ट्रांजेक्शन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज इन ट्रांजेक्शन। फाइनली जो रेडॉक्स रिएक्शन में आएगा, फाइनल कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांजेक्शन हो रहा है इस ऑक्सीडेशन रिडक्शन में, वही हमको बता देगा कि कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुआ है इस प्रोसेस में। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? हाँ, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ चार्जेस। अब हम लोग क्या है कि 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, यही ना है? तो कुछ दूसरा यही है ना? तो कम से कम खर्च होता है कहीं भी इलेक्ट्रॉन को 1 मोल खर्च होता है। कम से कम खर्च अगर होता है इलेक्ट्रॉन तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन खर्च होता है ना? आई बात समझ में? इससे कम भी हो सकता है, लेकिन मोर इन जनरल कम से कम खर्च होता है तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे अब सोडियम के केस में बैलेंस 1 ही मोल खर्च होता है इसमें, तो एक्सपेक्ट करते हैं कि कम से कम 1 मोल खर्च होगा या कम से कम 1 मोल इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, इतना एक्सपेक्टेशन है। कहीं कहीं कम भी हो सकता है रेयर केस में, समझ गए? लेकिन नॉर्मली तो कम से कम 1 मोल का ट्रांजेक्शन तो होगा ही। तो हम लोग पता कर लेते हैं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा, ठीक है ना? तो चार्ज ऑन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 कितना होगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ये गुना भाग करके आएगा ये 96,488 कूलम आएगा, ठीक है ना? आया बात समझ में? हाँ, इसका मतलब
चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 96,488 कूलम। ठीक है, हाँ वो चलेगा, अभी वो तो बता दें। ठीक है, फिर चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन इक्वल टू, इसको हम लोग इसको फैराडे कांस्टेंट। ठीक है, आई बात समझ में। इसको अप्रोक्सीमेटली जो है 96,500 कूलम, राउंड फिगर में इसको क्या बोलते हैं 96,500, इसी को 1 फैराडे बोलते हैं। 96,500 कूलम को 1 फैराडे, मतलब ये हो गया फैराडे कांस्टेंट, फैराडे के नाम पर, क्योंकि फैराडे ने ये सब स्टडी करके बताया। ये जो हम तुमको पढ़ा रहे हैं तो मिस्टर फैराडे ने ही बताया, ये वही चीज़ हम तुमको बता जो बताया वो समझ गए, है। इसीलिए उनको ऑनर में इस नंबर को फैराडे कांस्टेंट बोला गया। ठीक है ना, तो 96,500 हो गया 1 फैराडे, यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है 1 फैराडे या 96,500 कूलम। समझ में आ गया? ठीक है, तो 1 मोल पर 1 फैराडे। अब हमको तो नहीं पता कि किस, एक जनरल फॉर्मूला बनाना है, एक जनरल फॉर्मूला बनाना है। 1 मोल के ऊपर चार्ज है 1 फैराडे, तो n मोल पर कितना होगा NF, नहीं होगा, क्योंकि हमको नहीं मालूम है कि किस रिएक्शन में कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांजैक्शन होगा, मालूम नहीं है। तो इन जनरल हम क्या बनाएंगे, एक फॉर्मूला बनाएंगे ना, हाँ। तो क्या हो जाएगा NF हो जाएगा कि नहीं, हाँ। Therefore चार्ज ऑन n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा n इंटू 1F इक्वल टू NF। ठीक है, यानी टोटल n मोल, यानी हम मान के चल रहे हैं कि ये जो प्रोसेस हुआ है उसमें n मोल इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है, यानी एक पर n मोल का लॉस होता है, दूसरे पर n मोल का गेन होता है। एक इलेक्ट्रोड पर जितना लॉस होगा दूसरे इलेक्ट्रोड पर उतना ही गेन होगा, यही तो प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है ना, हाँ। ये यहाँ ही नहीं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में भी इतना ही होता है, एक पर जितना गेन होता है दूसरे पर उतना लॉस होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो पहले पढ़े थे, गैल्वेनिक सेल जो पढ़े, उसमें भी यही होता है। वो ये बात है कि दोनों अलग अलग चैम्बर में होता है, यहाँ एक ही चैम्बर में हो रहा है, यही बात है ना, हाँ। ठीक है, अगर हम मान लें टोटल क्वांटिटी ऑफ चार्ज इक्वल टू Q मान लो। ठीक है, टोटल क्वांटिटी ऑफ चार्ज को हम Q मान लिए, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना इन्वॉल्व हुआ है n मोल, तो Q इक्वल टू NF होगा, NF होगा ना। इसलिए हमारा फॉर्मूला आ गया Q इक्वल टू NF, टोटल क्वांटिटी ऑफ चार्ज इन्वॉल्व इन ए प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या हो गया NF, Q इक्वल टू NF। Q क्या है, टोटल क्वांटिटी ऑफ चार्ज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, इसको हम मान लिए एज्यूम कर लिए Q, और उधर से हम कैलकुलेट करके लाए हैं कि टोटल क्वांटिटी ऑफ चार्ज कितना होता है NF होता है, लेकिन इक्वल टू NF होगा कि नहीं, ये तो होगा केमिस्ट्री के करते, फिजिक्स में भी निकालते हैं। फिजिक्स वाला क्या कहेगा, उतना कौन दिमाग लगाता है, हम घड़ी रखेंगे, है ना, अमीटर रखेंगे, देख लेंगे इतना सेकंड में कितना करंट पास हुआ, हाँ। आई बात समझ में? तो दूसरा फॉर्मूला आएगा अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, आ जाएगा Q इक्वल टू I, है ना, हाँ। जिस वाला बोलेगा उतना कौन एक्सपेरिमेंट करने जाता है, उतना फुर्सत नहीं है। ठीक है, मेरे पास अमीटर है और घड़ी दोनों है, ठीक है ना, तो हम जो है अमीटर लगा देंगे,
अमीटर बता देगा कितना इस सर्किट में कितना अमीटर करंट जा रहा है, पास हो रहा है, हमको अमीटर बताएगा। देख लेंगे 1 सेकंड तक, 1 सेकंड तक हम उससे पास करेंगे, 2 सेकंड तक पास करेंगे, जितना मर्जी है उतना सेकंड तक पास करेंगे, मिनट घंटा पास करा देंगे। तो पता चलेगा कि नहीं हमको कि टोटल कितना कंज्यूम हो गया। तो फॉर्मूला क्या होगा, करंट इनटू टाइम, यही ना होता है, फिजिक्स में यही ना है, हाँ फिजिक्स में यही ना है, Q इक्वल टू आई टी अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, यही ना है। दोनों इक्वल हुआ कि नहीं। Therefore IT इक्वल टू NF। अब ये इस रिलेशनशिप से हम बहुत सारा चीज निकाल सकते हैं ना, नंबर ऑफ मोल्स कितना कंज्यूम हुआ पता चल जाएगा। अगर ये और ये पता है और ये पता है, F तो याद ही रहता है, ये तो पता ही रहेगा ना। मान लो हमको टाइम पता करना है, कितना देर तक हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराए, तो ये पता है, ये दोनों पता है, तो निकल जाएगा। अब इस रिलेशनशिप से हम ये 4 जो क्वांटिटी है उसमें से तो एक तो नोन ही है, फैराडे कांस्टेंट है ना, बाकी 3 में से 2 चीज जो पता चल गया, तो बाकी एक जो बचा रहेगा वो निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आया है? तो न्यूमेरिकल बनाने में ये वाला रिलेशनशिप IT इक्वल टू NF बहुत काम देगा। I क्या हो गया, करंट इन एम्पियर, I क्या होगा, करंट इन एम्पियर। Q हो गया क्या चीज, चार्ज, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज, ठीक है, टोटल चार्ज फैराडे भी हो सकता है, कूलम भी हो सकता है। I हो गया करंट, ठीक है, और T क्या हो गया, टाइम। ठीक है, समझ में आया ये, क्लियर। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, इसके पहले जो भूमिका बंद है वो इन्हीं का दिया हुआ, ठीक है, वो सब उतना भूमिका बहुत सारा रिसर्च किए लगभग 20-30 साल तक, उसके बाद ये लॉ दिए, इनके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, तो फैराडेज लॉ है, फैराडेज लॉ इज नथिंग बट इट इज अ रिलेशनशिप, relation, is a relationship between the electricity in the between the amount of electricity fast and the amount of product deposited or liberated. समझ गया? तो इन्होंने 2 लॉ दिया, समझ में आ गया कि ये रिलेशनशिप है कि कितना हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं और उतना इलेक्ट्रिसिटी पास करने से इलेक्ट्रोड के ऊपर
कोई सब्सटेंस डिपॉजिट होता है, लिबरेटेड मतलब क्या होगा, गैस जो होता है तो लिबरेट नहीं होता, तो जमा नहीं होगा तो निकल जाएगा ना, समझ गए। तो उस केस में हम जो है लिबरेटेड वर्ड यूज करेंगे। सॉलिड सब्सटेंस बनेगा तो वहीं जमा हो जाएगा, ठीक है, और गैस बनेगा तो लिबरेट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो ये एक रिलेशनशिप देता है, ठीक है ना। और ये दो तरह का लॉ दिए थे। पहला लॉ है फर्स्ट लॉ, का अमाउंट, तो थ्योरी लिखा होगा तुम्हारे बुक में, हाँ है ना, लॉ लिखा हुआ है ना, लॉ लिखा हुआ है नहीं लिखा। तो फर्स्ट लॉ में क्या कर रहा है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड डिसाइड्स हाउ मच क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस विल गेट डिपॉजिटेड। मतलब हुआ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड, मास ऑफ द product, mass of the substance deposited at the electron is directly proportional to the amount of electricity consumed or passed through, ठीक है ना, ठीक है। तो हम मान लेते हैं mass of deposited product substance, ठीक है, इक्वल टू एम, ठीक है, आया बात समझ में। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसको क्या बोलते हैं, क्यू, ठीक है, हाँ? तो लॉ क्या हो गया, एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, ठीक है। अब अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएंगे तो हम एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे, जेड क्यू, ठीक है। उसके बाद क्यू का फॉर्मूला अभी हम लोग तुरंत पढ़े थे, आई ई, नहीं पढ़े थे। अब यहाँ पर जेड क्या है, केमिकल इक्विवेलेंस, केमिकल इक्विवेलेंस, ठीक है, केमिकल इक्विवेलेंस, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, नॉट केमिकल बट इलेक्ट्रो केमिकल, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, ठीक है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस क्या है, अगर मान लो कि I1 है और T1 है, ठीक है, if I equal to 1 ampere and T equal to 1 second, then M equal to Z into 1 into 1 equal to Z, है? इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस इज नथिंग बट इट्स अ मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड और liberated at the respective electrode when 1 ampere of current is passed through electrolyte for 1 second. अगर कहेगा कि define electrochemical equivalence, how you define? So electrochemical equivalence is nothing but it's a mass of the product or substance deposited or liberated at the respective electrode when 1 ampere of current is passed through electrolyte for 1 second. लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस का डेफिनेशन लिख लोगे, यही है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस जो होता है हर चीज़ का कैरेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है ना, हर चीज़ का कैरेक्टरिस्टिक होता है, पर्टिकुलर मेटल का, पर्टिकुलर प्रोडक्ट का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है, जैसे हम प्रोडक्ट को भी हम पहचान सकते हैं। तो समझ में आ गया ये
ये हो गया पहला लॉ। अब दूसरा लॉ बच गया, नेक्स्ट डे पढ़ लें।